हेलो स्टूडेंट, प्रज्वार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज से 10वीं जो सामाजिक विज्ञान है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लेसन जो अध्याय है, 5वां अध्याय है, उसको ले रहे हैं। जो 10वीं के जो सामाजिक विज्ञान है, जो सोशल साइंस है, तो उसमें कम से कम आपके 20 लेसन हैं। तो उसमें से कुछ आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, कुछ ज्योग्राफी का, कुछ पॉलिटिकल का और कुछ इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। तो इसमें पॉलिटिकल के 3 लेसन हैं, जो 5, 6, 7 लेसन है। 5वां, छठा, 7वां लेसन है। तो आज हम 5वां लेसन पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र जो आपने बहुत सुना होगा, क्या होता है लोकतंत्र। तो हम इसको आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे या स्टार्ट करेंगे आज। पहला है लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है और उसके क्या प्रकार हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। अन्य नाम इसको प्रजातंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ही बात है। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। जो ग्रीक है, यूनानी भाषा है, जो ग्रीक भाषा है, उसे उसके दो शब्दों से मिलकर ये डेमोक्रेसी शब्द बना है। अपने को रटना नहीं है, समझना है। डेमोस तथा क्रेटिया कौन से दो शब्द हैं? डेमोस तथा क्रेटिया से मिलकर बना है। अब डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। तो इस प्रकार जिसका जो शाब्दिक अर्थ हो गया डेमोक्रेसी का, वो है जनता की शक्ति। डेमोक्रेसी मतलब ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है और डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण क्या है? लोकतंत्र है। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र है। मतलब जनता की शक्ति पर आधारित शासन व्यवस्था है। इसमें 3 अंतर संबंध अर्थ निहित हैं। इसके 3 अर्थ निहित हैं। पहला है, यह निर्णय लेने की एक विधि है। इसमें निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। ये बहुत सारे सिद्धांतों का एक समूह है। निर्णय लेने के जो निर्णय लिए जाते हैं और उन सिद्धांतों का एक समूह है। और तीसरा, ये आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। और तीसरी अवधारणा यह है कि इसमें आदर्श हैं, जनता के मूल्य होते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, ये हमारे मूल्य होते हैं। तो ये चीज़ें इसमें शामिल है। एक निर्णय लेने की विधि शामिल है और एक निर्णय लेने की विधि के सिद्धांत शामिल है और कुछ जनता के क्या मूल्य शामिल है। अब बर्न्स एक विद्वान हैं, उनके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है, जो लोकतंत्र है वह एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अनेक अर्थ निकलते हैं, कोई प्रजातंत्र कहता है, कोई लोकतंत्र कहता है। तो और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। मतलब लोकतंत्र के अनेक अर्थ तो निकलते हैं। इसका जो भावनात्मक अर्थ है, जो हमारी भावनाएं हैं, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जो अब नेक्स्ट है, लोकतंत्र के विभिन्न रूप। लोकतंत्र के क्या क्या रूप हैं, इसको देखते हैं। आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप से स्वीकार किया जाता है। लोकतंत्र के कौन कौन से रूप हैं? सबसे पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है आपका नैतिक लोकतंत्र। वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, 4 इसके रूप बताए गए हैं। पहला राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आर्थिक और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। क्या राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है, सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है तथा नैतिक लोकतंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा था सामाजिक लोकतंत्र, सबसे पहले है राजनीतिक लोकतंत्र। अतीत में जो प्राचीन समय में राजनीतिक लोकतंत्र को क्या कहते थे? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। व्यक्तिवादी मतलब जिसमें व्यक्ति का बोलबाला होता है। और आधुनिक युग में उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की क्या आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है। वो और नेक्स्ट है उसका मार्क्सवादी। इसको क्या कहते हैं? मार्क्सवादी राजनीतिक लोकतंत्र को कहते हैं पूंजीवादी लोकतंत्र। एक मार्क्सवादी विचारधारा है। मार्क्सवाद भी एक विचारधारा है क्योंकि एक कार्ल मार्क्स हुआ थे जो जर्मनी के। उन्होंने जो उनके जो विचार थे और उनके विचारों में जिन लोगों ने सहयोग किया, जो एंजिल उनके जो मित्र थे, स्टालिन, लेनिन, ये क्या सारे मार्क्सवादी विचारक कहलाते हैं।
और इन्होंने बताया कि जो समाज में है दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग। तो इन्होंने बताया कि जो लोकतंत्र है वह पूंजीवादी लोकतंत्र है। राजनीतिक लोकतंत्र जो है पूंजीवादी लोकतंत्र है, मतलब मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवादी लोकतंत्र हो गया। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों से हुई है, जो विदेशी जो पश्चिम के देश हैं उनसे हुई है, तथा इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पश्चिम से हुई है। यूनान से जो थे, एथेंस से, यहाँ से हुई है, तो इनको इसलिए पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है इस राजनीतिक लोकतंत्र को आधुनिक समय में। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप बताए। जो उदारवादी विचारक हैं उन्होंने, उदारवादी में आपके कौन से सबसे बड़े उदारवादी कौन से हैं? जॉन लॉक, मिल, ये सारे क्या उदारवादी विचारक हैं। जो जॉन लॉक जो मैन है, तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने दो रूप बताए थे लोकतंत्र के। पहला क्या होता था, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, राज्य के रूप में लोकतंत्र मतलब राज्य किस प्रकार का है, लोकतांत्रिक है या नहीं है। दूसरा इनका शासन के एक प्रकार के रूप में, दूसरा शासन के एक प्रकार के रूप में, प्रकार के आते एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र रूप में लोकतंत्र। अब राज्य के रूप में लोकतंत्र मतलब राज्य जो है, जो देश है, वह किस प्रकार का है, लोकतांत्रिक है या नहीं है। तो लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। जो प्रभुसत्ता है, जो सर्वोच्च शक्ति है, जो प्रभुसत्ता उसी को कहते हैं, जो सर्वोच्च शक्ति है वह जनता में, उसका निवास जनता में होती है, मतलब उसका उपयोग जनता करती है। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत मतलब पद से हटाना करने की पूर्ण तथा अंतिम शक्ति प्राप्त होती है। मतलब जो प्रभु सत्ता है वो जनता में निवास करती है, इसीलिए जनता इसके सरकार का निर्माण करती है, सरकार बनाती है और सरकार पर नियंत्रण रखती है, और सरकार के जो पदाधिकारी होते हैं उनको पद से हटा भी सकती है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा में लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष की ही विकसित रूप है। यह जो राज्य है लोकतांत्रिक, उसके सैद्धांतिक एक व्यवहारिक पक्ष होता है, एक सैद्धांतिक पक्ष होता है। व्यवहारिक पक्ष का मतलब हम व्यवहार में क्या उपयोग करते हैं, उसका कितना यूज होता है, कितना हम उस पर चलते हैं, वो व्यवहारिक पक्ष होगा। एक सैद्धांतिक मतलब आप सिद्धांत बना दिए कि भाई हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, किताबों में लिख दिया, वो सैद्धांतिक पक्ष है। किंतु उसको अपने जीवन में उतारना वो व्यवहारिक पक्ष होता है। ये दोनों मानते हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता कानूनी प्रभुसत्ता के नियंत्रण प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अब राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपवेद भी हैं। अब लोकतांत्रिक शासन के दो उपवेद हैं, मतलब किस प्रकार का शासन होता है। एक आपने सुना होगा, एक प्रत्यक्ष तथा शुद्ध लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, ये आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, फिर भी बता देता हूँ। जिसमें जनता का प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होता है, जनता ही क्या चुनती है, सीधा सरकार बनाती है और सरकार को हटाती है। ये यहाँ पर जनता प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में अभी सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 प्रांत हैं, कैंटीन है, उनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, क्योंकि छोटे देशों, छोटे राज्यों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत ही जरूरी होता है, वहाँ पर ही ये अपनाया जाता है। किंतु बड़े विशाल भारत जैसे विशाल राज्यों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जो दूसरा इसका पॉइंट है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जनता सीधा सरकार नहीं बनाती, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है, हम क्या करते हैं, सांसदों का निर्माण करते हैं, सांसदों को वोट देते हैं, उनको जिताते हैं, अपने यहाँ से सांसद चुन के भेजते हैं, और वही सांसद आगे जाके क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट हुआ, हमने डायरेक्ट नहीं सरकार बनाई, हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए उन्होंने सरकार बनाई, ये अप्रत्यक्ष हो गया। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो रूप प्रचलित हैं। आधुनिक युग में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके भी दो रूप प्रचलित है, एक संसदीय लोकतंत्र, एक दूसरा होता है अधिशात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में ये होता है जो कार्यपालिका की क्या रूप में अंतर होता है, जो नाम मात्र के और वास्तविक कार्यपालिका में होता है। संसदीय लोकतंत्र में एक नाम मात्र की दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। जैसे हमारे इंडिया में है, देखो नाम मात्र की मतलब जो हमारा
प्रमुख होता है, कार्यपालिका प्रमुख वह राष्ट्रपति होता है, क्योंकि सारी शक्तियां संविधान द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। किंतु उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री सहित उसका मंत्रिपरिषद। तो क्या वास्तविक शक्तियां तो वो उपयोग कर रहा है, और किंतु नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के पास में है। और एक होता है अधिशात्मक सरकार, जिसमें क्या है, वास्तविक और नाम मात्र की दोनों ही राष्ट्रपति में निहित होती है। इसमें इसका एग्जाम्पल है यूएसए, अमेरिका। अब है लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन, अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं या विशेषताएं हैं या लक्षण, कुछ भी कह लो। जैसे नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। जो राजनीतिक लोकतंत्र होता है वह संविधान में विश्वास करता है, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। दूसरा, यह परोसत्ता का निवास जनता में होता है। निवास ऐसे लिखना, निवास। दूसरा इसका यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र में इसमें जो परोसत्ता होती है, जो अंतिम शक्ति होती है, वो जनता में नहीं होती, क्योंकि जनता ही क्या करती है, सरकार गिरा भी सकती है, सरकार बना भी सकती है। जनता के हाथ में पावर होती है। तीसरा है राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, और व्यावहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। सैद्धांतिक तो राज्य है, मतलब सिद्धांत जो है वो राज्य हैं, और जो उसका व्यवहारिक है वो शासन है। व्यवहार में हम उसको सरकार के रूप में अपनाते हैं, सरकार के उस व्यवहार को अपनाते हैं। चौथा है जनता, मतलब जनता शासन या सरकार, मतलब सरकार को नियंत्रित करती है, सरकार अगर गलत कार्य करती है तो उसको क्या नियंत्रित करती है, उसको हटा भी सकती है, अगले चुनाव में उस सरकार को गिरा भी सकते हैं, तो सरकार बदल भी सकते हैं। इस प्रकार क्या जनता उस पर नियंत्रण रखती है। कोई भी सरकार जो होती है वो जनता के खिलाफ किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकती, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। नेक्स्ट है राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं है। जो राजनीतिक लोकतंत्र है वह साध्य नहीं है। अब साध्य और साधन दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। साध्य क्या होता है? आपका लक्ष्य। राजनीतिक लोकतंत्र एक लक्ष्य नहीं है, किंतु जो इसके एक साधन है। जो हमारा लक्ष्य क्या है? देश में समानता स्थापित करना, व्यक्तियों को स्वतंत्रता देना, व्यक्तियों को अधिकार देना, ये हमारे लक्ष्य हैं, या ये साध्य है। इन साध्यों की पूर्ति करे ये राजनीतिक लोकतंत्र एक साधन मात्र है। तो अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। मतलब राजनीतिक लोकतंत्र साध्य नहीं है, यह एक साधन है जो समानता, स्वतंत्रता, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। दूसरा हमारा जो है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, देखते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद किया जाना नहीं चाहिए। मतलब विभेद नहीं किया जाना, मतलब भेदभाव नहीं किया जाना है। किसके आधार पर? नस्ल के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, मतलब वो कौन सी भाषा बोल रहा है, या कौन है, स्त्री है या पुरुष है, किस जाति का है, किस धर्म विशेष का है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में समझना चाहिए। सभी व्यक्ति को ऐसा समझना है कि सब समान हैं, सब हमारे जैसे हैं। यह सामाजिक लोकतंत्र की बात है। सिंपल सी बात कहें तो सामाजिक लोकतंत्र में व्यक्ति को समान माना जाता है। व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। वह सामाजिक लोकतंत्र होता है। अब हर्नसा एक विद्वान है, उनके अनुसार क्या कहा है? लोकतांत्रिक समाज वह समाज है। लोकतांत्रिक समाज किसको कहेंगे? मतलब लोकतांत्रिक समाज हो ना, जिसमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, जिसमें सभी व्यक्ति सुखी है, वही लोकतंत्र है, या जनता का भला हो। लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो। मतलब समानता का विचार बहुत जोर शोरों से हो, और समानता का सिद्धांत भी प्रचलित हो। समानता का सिद्धांत भी प्रचलित हो कि यहाँ पर सभी व्यक्ति समान हैं, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्य रूप से सामाजिक समानता के आधार पर जोड़ देती है। सामाजिक लोकतंत्र की जो मुख्य बात है वह सामाजिक समानता। व्यक्ति समाज में समान है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बिहार में सामाजिक लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक है।
पहली बात है क्या है, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, जन्म आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति के साथ जो ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर पहले पहले थे, प्राचीन समय में थे, अब तो कम हो गए। प्राचीन समय में थे जाति, जो उच्च वर्ग की जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, एक विशेष धर्म को विशेष अधिकार प्राप्त थे, एक भाषा को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे लिंग को मतलब पुरुषों को जैसे विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो इस प्रकार के विशेष अधिकारों का अंत करना ही सामाजिक लोकतंत्र है। दूसरा है, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति में समान अवसर दिया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। तीसरा जो हमारा है वह है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ होता है जो व्यक्ति को आर्थिक और अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है उसको कम करना, मेन मकसद यही होता है। वर्तमान में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। 18वीं और 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी। आर्थिक लोकतंत्र का मेन मकसद ये होता है कि जो व्यक्ति अमीर और गरीबी के बीच में जो खाई है उसको कम करना। उसको एक तरह से हम समाप्त तो नहीं कर सकते किंतु कम कर सकते हैं। अब है चौथा, नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र की प्रगति इस नैतिक अवधारणा को ही कोई नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र में मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसमें 3 नारे दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा, भाईचारे के रूप में नारे दिए गए थे। ये था हमारा लोकतंत्र के रूप। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में होगा लोकतंत्र संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण व सिद्धांत। क्या सिद्धांत है प्राचीन समय में, प्राचीन या उदारवादी लोकतंत्र के क्या सिद्धांत हैं, बहुलवादी लोकतंत्र के क्या सिद्धांत हैं, एक अभिजन वर्ग या विशिष्ट वर्ग जो उसके क्या सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।